ठीक है, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं, है ना। पुआ, पकवान, पूरी, आलू चॉप, सिंघाड़ा, पकौड़ी, जैसे होता ना होटल समय अलग अलग प्रकार का पकवान बनता है ना, तो उन पकवानों में इनका उपयोग किया जाता है खास करके। ठीक है ना। ये सफेद कलर का एक पाउडर जैसा रहता है, देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। सफेद कलर का क्या रहता है, पाउडर जैसा रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसको पाक चूर्ण भी बोलते हैं, पाक चूर्ण। पाक चूर्ण मतलब पकाने वाला चूर्ण, या तो इसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, पाक चूर्ण, या तो मीठा सोडा के नाम से इसको क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग इसका रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है, सोडा का बात कर रहे हैं, बेकिंग सोडा, तो सोडा का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम होगा। NaHCO3, ये बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का क्या है, सूत्र है। ठीक है, अब ध्यान इसका रासायनिक नाम अगर देखते हैं, रासायनिक नाम, अगर हम इसका रासायनिक नाम देखते हैं तो Na मतलब क्या होता है, सोडियम। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और CO3 मतलब कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, इसका एक अन्य नाम भी है, ध्यान देगा। Na मतलब क्या होता है, या ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम, ध्यान देगा, यहाँ Na और यहाँ CO3 है। अगर NaCO3 अगर डायरेक्ट रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट, अगर बीच में H जुड़ गया तो इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो यहाँ पर Na मतलब सोडियम, H मतलब होता है बाई, ये काम करने वाला बाई नहीं है, दूसरा बाई है। CO3 मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, कार्बोनेट, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट एक साथ जोड़ दिए इसको, क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, अब इसको बनाने का विधि, ठीक है, इसको बनाने का विधि खास तौर पर वो ध्यान देते हैं। हाँ देखिए, इसको कुछ कच्चे पदार्थों को मिला करके बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, NaCl, NaCl, ठीक है, यानी थोड़ा सा हम नमक ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नमक ले लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे अमोनिया, NH3, अमोनिया, अमोनिया पदार्थ ले लेंगे थोड़ा। उसके बाद में साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा जल मिला देंगे, जल मिला देंगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दे देंगे थोड़ा सा। कितना सारा चीज मिला, नमक, NaCl, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये चारों लेकर के मिला देंगे। मिलाने के बाद यहां तैयार होगा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। क्या हो जाएगा, NH4Cl, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। साथ ही साथ यहां पर बनेगा NaHCO3, ये हो गया तुम्हारा आपका क्या, बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो बेकिंग सोडा का निर्माण किन किन पदार्थों से होता है, नमक, अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। बस इन सबको मिला दिया जाता है और अभिक्रिया किया जाता है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो यही इसका विधि है बनाने के लिए। इन चीजों से ही, इन कच्चे पदार्थों से ही इसे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है बेकिंग सोडा। अब आगे देखते हैं इसका उपयोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब ये बन के तैयार होता है ना, तो ये व्हाइट कलर का होता है और ये ठोस होता है, ठोस होता है। कैसे होता है, ठोस होता है। ठीक है ना, ठोस, ठोस रूप में होगा ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब बेकिंग सोडा ये एक क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षार होता है ना। अम्ल, क्षार, लवण पढ़ा रहे हैं।
तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो ये एक क्षारीय, मतलब इसमें क्षारीय का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? क्षारीय का गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका हम उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग इसमें किया जाता है बेकिंग पाउडर, या तो इसको बोलते हैं पाक चूर्ण, पाक चूर्ण। ठीक है, हम अब ये बताएं आपको कि बेकिंग सोडा जो होता है, जब बन के तैयार होता है तो ये ठोस रूप में होता है। किस रूप में होता है? ठोस रूप में होता है। तो क्या आप लोग जो बेकिंग सोडा खरीदते हैं, आप लोग जो है ना, बेकिंग सोडा नहीं, आप लोग बेकिंग पाउडर खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बेकिंग पाउडर। वो पाउडर जैसा रहता है, देखिएगा कि आपको ढेला जैसा मिलता है, पाउडर जैसा नहीं मिलता है, पाउडर से मिलता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर या पाक चूर्ण, मतलब पकाने वाला चूर्ण के रूप में, मतलब बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर या पाक चूर्ण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये पहला। अगर हम इसका दूसरा उपयोग देखें, तो दूसरा उपयोग जो होता है, इसको घर में पकवान के रूप में, जैसे पुआ हो गया, पकवान हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, पाव रोटी, ब्रेड को ही पाव रोटी बोलते हैं ना, हम भूल जाते हैं। ठीक है, केक हो गया, ठीक है ना, अन्य बहुत सारा सामान होता है, इसमें होटलों में इसका उपयोग किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, आखिर इसका उपयोग, ध्यान दीजिए, खाना बनाने के लिए ही क्यों किया जाता है? ठीक है, इसका कुछ कारण है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे पहला कारण अगर हम बात करते हैं, इससे क्या होता है, जो पकवान होता है वो आसानी से फूल जाता है, फूलने के बाद वो हल्का हो जाता है। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि यह जल्दी पक जाता है। बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है? जल्दी पक जाता है हम लोग का खाना। समझ में आया कि नहीं? कोई भी चीज पकाओ समय से पहले पक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, ये दूसरा उपयोग बता दिए। अगर इसका तीसरा उपयोग अगर हम बात करते हैं, शरीर से अम्लता दूर करने के लिए, शरीर से अम्लता दूर करने में। अब तुम लोग सोच रहे हो सर पगला गया होगा, हम लोग का शरीर तो क्षार रहता है, तो शरीर से अम्ल कैसे दूर करें? दूर करना को तो क्षार ना दूर करेंगे, तो अम्ल कैसे दूर करेंगे? ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम बेटाइमली खाना खाते हैं, बेटाइमली खाना खाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, खट्टा खट्टा ढेकार आता है। देखिएगा, खट्टा खट्टा ढेकार आता है ना। ठीक है, और हम लोग का जैसे मुंह सब होता है, जब जैसे होता है ना, जब मिले तब ठूस लो। जैसे भी 9 बजे खाना खा लिया, मान के चलिए, ठीक है ना, 1 घंटा बाद अगर आपको कोई खाने पीने कोई सामान दे दिया, फल दे दिया, समोसा दे दिया, कुछ भी दे दिया, फटाक से घटक जाएगा। ये नहीं कि हम समय से खाएंगे, 1 बजे खाने का समय है, उस समय खाएंगे, उस समय का इंतजार नहीं करवाना है। समझ के नहीं, खाना को कभी इंतजार नहीं करवाना है, खुद इंतजार कर लेना है ना, फटाक से घटक लेगा उसको। ठीक है, अब पेट में तो खाना, जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो पेट में अमाशय में 4 से 5 घंटा रहता है, 5 घंटा का बाद ना निकलता है, अमाशय से बाहर निकलता है। तो मान के चलो खा लिया, 9 बजे खाना खा लिया, खाने के बाद 1 घंटा के बाद फिर से खा लिया, तो पेट कंफ्यूज हो जाता है, सोचेगा कि पहले वाला को पचाए कि अभी जो अमाशय में आया उसको पचाए। फिर मान लो 10-15 मिनट बाद फिर कुछ मिल गया, फिर ठूस लिया, तो फिर अब इसको पचाए, जो पहले पचाए उस पर ध्यान देगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है और इधर से ग्रास नाली से होते हुए खट्टा खट्टा ढेकार मारता है। समझ में आया कि नहीं? खट्टा खट्टा क्या होता है? ढेकार मारता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका बेकिंग सोडा है, इसको थोड़ा सा पानी में ले लेना है, घोल लेना है, और उसको क्या लेना है? पी लेना है। तो इधर से अंदर क्षार जाएगा और पेट में क्या रहेगा? अम्ल। और अम्ल और क्षार मिलेगा तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग शरीर से अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड मतलब एंटासिड का मतलब होता है एसिड को नाश करने वाला, एसिड को नाश करने वाला या समाप्त करने वाला होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो एंटासिड के लिए आप अगर घर में बेकिंग सोडा तो बढ़िया बात है, और नहीं है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का गोली, mg
MgOH2, ठीक है ना। तो वो जो गोली रहता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो गोली, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का गोली रहेगा, वो क्षार रहेगा। जैसे ये खाइएगा, अमाशय में गया, गलना चालू हुआ, तो वो क्षार वहां से निकलना चालू होगा, और पेट में जो अम्ल रहेगा उसको क्षार कर देगा, और अम्ल क्षार मिलेगा तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद खट्टा खट्टा ढेकार बिल्कुल भी नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो शरीर से अम्लता दूर करने यानी एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। चौथा, इसका उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। शराब, हाँ, शराब बनाने में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहां से आपका ध्यान देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो हो जाता है, एक ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बेकिंग मतलब निम्नलिखित में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। अब ये बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा तो ठोस ना होता है, तो अब ठोस को पीट करके ही ना बेकिंग पाउडर बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसको चूर करके या गुंडा करके ही बनाया जा सकता है। तो ये वाला पूछेगा बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर या बाकचूर्ण बनाने में किया जा सकता है। दूसरा, शरीर से अम्लता को दूर करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। वहां या तो हो सकता है एंटासिड, या तो वहां हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या तो वहां हो सकता है आपका बेकिंग सोडा। समझ है क्या, ऑप्शन में ये सब मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे खास बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, सबसे खास बात है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आप लोग सोचिएगा ये बेकिंग सोडा तो क्षार होता है, इसमें अम्ल कहां से आएगा, है ना, इसमें अम्ल कहां से आएगा बेकिंग सोडा में। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बेकिंग सोडा जैसे ही पानी में घुलता है, बेकिंग सोडा जैसे ही पानी में घुलेगा, ठीक है ना, वैसे ही उसमें टार्टरिक अम्ल निकलेगा। कौन सा अम्ल निकलेगा, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल यहां से क्या होगा, प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। धावन सोडा या धोने वाला सोडा, जिसका उपयोग हम लोग घर में करते हैं ना धोने के लिए, सोडा जो सरफ आता देखे ना, हाँ, उसी को बोलते हैं धावन सोडा या धोने वाला सोडा, ठीक है। तो धावन सोडा अगर इसका हम रासायनिक सूत्र देखते हैं, पहले रासायनिक सूत्र होता है Na, सोडा बोल दिया, सोडा का मतलब होता है उसमें सोडियम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। NaH नहीं, NaCO3 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का सूत्र है। किसका सूत्र है, धावन सोडा का, ये खास करके सूत्र है, यही सूत्र होता है, ठीक है ना। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO2 इंटू 10H2O, ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगर इसका हम रासायनिक नाम जानते हैं, देखते हैं रासायनिक नाम, इसका रासायनिक अगर हम नाम देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, NaCO3, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट, 10 मतलब होता है डेका, हाँ, 10 को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, डेका, और H2 को बोलते हैं हाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसका उपयोग धोने के लिए किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज भी किया जाता है, ठीक है, हम बताएंगे, जब उपयोग बताएंगे तो। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, अब यहाँ एक चीज जानते हैं सबसे पहले हम, हाँ, धावन सोडा, अगर हम धावन सोडा को वायु में यानी वायुमंडल में यानी हवा में उसको हम खुला छोड़ दिए, ठीक है, क्या कर देंगे, खुला छोड़ देंगे। तो खुला छोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, हाँ, NaCO3 इंटू 10H2O, इसको हम हवा में खुला छोड़ दिए। हवा में खुला छोड़ने के बाद इससे ध्यान देगा, इसमें यहाँ पर देखिए गौर से, जल का कितना अणु है, 10 अणु है। जल का कितना अणु है, 10 अणु है। तो 10 में से 9 अणु जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा।
10 में से 9 अणु क्या हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। और क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, NaCO3 इंटू H2O, ठीक है, प्लस 9H2O, ये क्या होगा, निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। यहाँ तो हाइड्रोजन एक, जल एक है, अगर जल का अणु एक रहेगा तो इसको बोलेंगे मोनो, 2 रहने से क्या बोलते हैं, डाई, 3 रहने से ट्राई बोलते हैं, 10 रहने से डेका, 3 4 5 ऐसे बढ़ने से अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जल कितना बचा, एक ठो, तो इसको बोलेंगे मोनो हाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रेट। यानी आपका सोडियम, ध्यान दीजिएगा, यानी आपका सोडियम डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बन गया। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं उत्फुलन। क्या कहते हैं, उत्फुलन। उ आधाता फार्मस फू ला ना, उत्फुलन। क्या कहते हैं, उत्फुलन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को यानी धावन सोडा को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, यानी जल का 9 अणु इससे क्या होता है, निकल जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो उत्फुलन। इस घटना को क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। कोई दिक्कत, क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। अच्छा नाम है ना, उत्फुलन, बहुत बढ़िया नाम है। क्या हो जाएगा, उत्फुलन। चलिए आगे देखते हैं अब। हाँ, अब क्या करते हैं, अब देखिए, अगर आपको धावन सोडा बनाना है तो धावन सोडा कैसे बनाया जाएगा देख लीजिए पहले। हाँ, धावन सोडा जो है हम बेकिंग सोडा के सहायता से बना सकते हैं। किसके, बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं। जब बेकिंग सोडा को, ध्यान दीजिएगा, धावन सोडा बनाने की विधि, जब हम बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट जल और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण करता है। ध्यान देगा, जब को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, ध्यान देगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना, निर्माण होता है। अब यहाँ से देख लीजिए, अब छोड़ दिए उसको। हाँ, अब यहाँ से देखिए, अब हम लिए क्या, सोडियम कार्बोनेट, बराबर करेंगे हो जाएगा। हाँ, अब लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, NaCO3 को हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करवाएंगे जल के 10 अणु के साथ, जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया करवा दिए, है ना। तो जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, NaCO3 इंटू 10H2। ये जल का 10 अणु इससे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम अभिक्रिया करवाएं जल का 10 अणु के साथ, तो यहाँ पर जल का 10 अणु क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ने के बाद बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, धावन सोडा का निर्माण कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा की सहायता से धावन सोडा का निर्माण इस प्रकार से होता है। ठीक है, हाँ, धावन सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जल 2 प्रकार का होता है, एक मृदु होता है, दूसरा क्या होता है, कठोर होता है। तो कठोर जल में होता है ना, साबुन जो होता है आसानी से फैल नहीं देता है। साबुन से ना बाजार से तुम कपड़ा खरीद के लाओगे, ठीक है ना, और कठोर जल रहेगा उसमें तुम साबुन रगड़ो, फैल नहीं देगा। ठीक है, और उल्टा साबुन जो बनाया ना उसको गाली दोगे तुम लोगों कि कैसा साबुन बनाया, फैलने दे रहा है, डुप्लीकेट बनाया है ऐसे। तो दोष साबुन का नहीं बाबू, दोष पानी का रहता है। किसका होता है, पानी का दोष होता है। ठीक है ना, पानी अगर कठोर होगा तो वहाँ तुम लाख साबुन रगड़ो, फैन देगा, लेकिन उतना फैन देगा नहीं, और साथ में सफाई का कार्य भी उतना खास होगा ही नहीं। ठीक है ना,
तो ऐसी स्थिति में आप धावन सोडा का उपयोग कीजिए, सरफ का उपयोग कीजिए। तो ये क्या करता है, जल का जो अस्थायी कठोरता होता है उसको दूर कर देता है और जल को मृदु बना देता है, जिससे क्या बोलते हैं, फैन आसानी से देता है और कपड़ा साफ आसानी से होता है। समझ में कि नहीं? तो साबुन की अपेक्षा सरफ से या धावन सोडा से कपड़ा साफ करना ज़्यादा बेटर होता है, इससे अच्छा सफाई होता है। ठीक है ना? तो जल की अस्थायी कठोरता को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए। घरों में साफ सफाई करने के लिए इसका उपयोग होता है कि नहीं होता है? होता है। सरफ उरफ का होता है ना, पोछा उछा मारने के लिए भी होता है, ऐसे बहुत सारा कार्यों के लिए होता है। साथ ही साथ कांच, कपड़ा, साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कांच उद्योग में साफ सफाई के लिए होता है, कपड़ा उद्योग में साफ सफाई के लिए होता है, साबुन उद्योग में साबुन बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे रिन साबुन देखना, तो रिन साबुन हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, घड़ी साबुन हो गया, सब धावन सोडा से बनाया जाता है। समझ में कि नहीं? और एक साबुन होता है जो तुम्हारा तेल से बनता है, वसा से बनता है। ठीक है? किससे बनता है? वसा से बनता है वो साबुन। देखो ना, मिलता है भोसकी या भोसकी साबुन, काका साबुन, ढेला साबुन देखा हुआ तुम लोग, देखा ना? तेल से बनता है, होगा वनस्पति तेल से बनता है। किससे बनता है? वनस्पति तेल से बनता है वो साबुन। समझ में है कि नहीं? हाँ, उससे बनता है। तो ये है धावन सोडा का उपयोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जिप्सम, जिप्सम का अगर हम बात करेंगे रासायनिक सूत्र, हला नहीं, जिप्सम का ध्यान दीजिएगा, जिप्सम का रासायनिक अगर हम सूत्र का बात करते हैं तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का क्या है? रासायनिक सूत्र है। क्या है? रासायनिक सूत्र है। अगर इसका हम रासायनिक नाम अगर बोलेंगे तो Ca मतलब होता है कैल्शियम, SO4 मतलब होता है सल्फेट, और 2 मतलब होता है डाई। क्या होता है? डाई। H2O मतलब होता है हाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट है, डाइहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका उपयोग खास करके सीमेंट में होता है। किसमें होता है? हाँ, सीमेंट में इसका उपयोग होता है खास करके। अब सीमेंट में उपयोग होता है तो किस लिए होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए, अगर हम सीमेंट में जिप्सम नहीं मिलाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सीमेंट में, अब सीमेंट को हम काम के लिए रेडी करते हैं, बालू उलू सीमेंट मिला दिए हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा, कुछ देर का बाद तुरंत ही जम जाएगा, 10 15 20 मिनट में क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, और मिस्त्री जो है काम नहीं कर पाएगा, ढेला बन जाएगा, उसमें मिस्त्री करने चलाते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी नहीं होगा, जल्दी सीमेंट जम जाएगा तुरंत, अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो। अगर हम जिप्सम मिला देते हैं सीमेंट में तो ऐसे स्थिति में होता क्या है कि सीमेंट जो है धीमी प्रक्रिया से जमेगा, मतलब इसको जमने में काफी समय लग जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा लगेगा जमने में। समझ में आया कि नहीं? और मिस्त्री आसानी से क्या हो सकता है, काम कर सकता है। इसलिए सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो जिप्सम इसका सही आंसर है। ठीक है ना? ये सीमेंट की जमने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। सीमेंट का जमने का प्रक्रिया को क्या करता है, धीमा कर देता है। ठीक है, लिख लो उसको फटाक से। देखिए, जिप्सम क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। हम अम्ल वर्षा के बारे में बताए थे ना, अम्ल वर्षा के बताए थे उस समय जिप्सम या चूना का भी जिक्र किया थे। जब अम्ल वर्षा होता है तो वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम हो जाता है। और ये अम्ल वर्षा जब मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी को अम्लीय बना देता है, और अम्ल बनाने के बाद मिट्टी में उर्वरक क्षमता जो होता है, उपजाऊ क्षमता घट जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिप्सम का प्रयोग आप लोग खेत में छीट सकते हैं, मतलब जिप्सम को खेत में क्या कर सकते हैं, छीट सकते हैं। या तो चूना का भी उपयोग कर सकते हैं आप लोग, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोबारा फिर से मिट्टी का उपजाऊ क्षमता या उर्वरकपन जो होता है वो वापस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी को क्षारीय बनाने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं
POP, शॉर्टकट में क्या कहते हैं इसको, POP। समझ में आया? इसका फुल फॉर्म P से हो गया पेरिस, O से हो गया ऑफ, P से हो गया प्लास्टर, नहीं प्लास्टर ऑफ है पेरिस, मतलब P से हो गया प्लास्टर, ध्यान दीजिएगा, P से हो गया प्लास्टर, O से हो गया ऑफ, और P से हो गया पेरिस, इसलिए शॉर्टकट में POP, पॉप। क्या कहते हैं? पॉप। ठीक है, प्लास्टर ऑफ है पेरिस। अब ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सबसे पहले जानते हैं हम लोग रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अगर इसका रासायनिक नाम का बात करें, रासायनिक नाम का बात करें तो Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। 1/2 मतलब होता है अर्ध, अर्ध मतलब आधा होता है, और H2O मतलब होगा हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, 1/2 मतलब होता है अर्ध, और H2O मतलब होता है हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया कैसे जाता है, ध्यान देगा। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि बहुत इजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1/2 है, अगर यहाँ 1/2 हटा के अगर हम यहाँ 2 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। तो होता कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि, जब जिप्सम को, किसको? जिप्सम को, ध्यान दीजिएगा, जब जिप्सम को यानी CaSO4 इंटू 2H2O, जब जिप्सम को 313 केल्विन ताप पर, 313 केल्विन या तो बोल सकते हैं आप 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, जब जिप्सम को 313 केल्विन ताप पर इस्पात के बर्तन में, इस्पात मतलब लोहा, लोहा को क्या बोलते हैं? इस्पात। जब जिप्सम को 313 केल्विन ताप पर इस्पात के बर्तन पर गर्म किया जाएगा, इस्पात के बर्तन पर क्या हो जाएगा? गर्म किया जाएगा, तो जल का 1/2 अणु त्याग करके, यानी इसमें से जल का 1/2 अणु क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा? निर्माण होगा। गौर समझिएगा पहले। हाँ, यहाँ पर H2O यानी जल का कितना अणु है? 2 अणु है। जल का 2 अणु है। ठीक है, इधर देते हैं, जल का 2 अणु है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 2 होगा, 1 जोड़ 1 2 हो गया ना। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे? 1 प्लस, अब इसको 1 को 2 भाग में बांट देते हैं, आधा जोड़ आधा हो गया ना। तो जब हम जिप्सम को 313 केल्विन तापमान पर इस्पात के बर्तन में गर्म करेंगे तो जल का 1 और ये वाला आधा दोनों यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा, है ना। यानी 1/1/2 अणु यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा, यानी त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो 1/1/2 निकल गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ आधा ना बचेगा, जल का क्या बचेगा? आधा बच जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस 1/1/2 H2O, ये क्या हो गया? बाहर निकल गया, गर्म होकर बाहर निकल जाएगा। अब उष्मा दे रहे तो गर्म तो होबे करेगा, ये वाला जिप्सम गर्म होगा तो ये जल का 1/1/2 अणु क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है,
तो जब जिप्सम को 313 केल्विन ताप पर, जब जिप्सम को 313 केल्विन ताप पर इस्पात के बर्तन में गर्म किया जाएगा तो जल का एक पूर्णांक, सॉरी यहाँ पर गलती किए, H2O होगा, हाँ, तो जल का 1/2 अणु है ना त्याग कर किसका निर्माण करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। यह है इसका बनाने का विधि। ठीक है।